हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो लेट्स कंटिन्यू। आज बात करने वाले मनोरमा इंडस्ट्रीज के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स की एंड ऑब्वियसली हाइलाइट्स फ्रॉम द कॉन कॉल। सी, रिजल्ट्स का एनालिसिस तो एक पार्ट है, बट हमें कॉन कॉल से जो पता चलता है वो ये है कि भाई मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या है, मैनेजमेंट का अपने ग्रोथ को लेके पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्या स्टेप्स ले रही है। बिकॉज अब मनोरमा इंडस्ट्री की बात करें तो इनका पिछले साल का रेवेन्यू ग्रोथ था 70%, राइट। और इसका इस साल का इन्होंने गाइडेंस दिया था, जो हमने बात भी किया था कि काफी कंजर्वेटिव लगता है। ऑलमोस्ट 35 to 40% की ग्रोथ का ये बात कर रहे थे, जो इन्होंने स्टार्ट ऑफ द ईयर FY26 में अपना गाइडेंस दिया था। Q1 के जब रिजल्ट्स आए तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ था ऑलमोस्ट 115%। तो जो गाइडेंस दिया था उसके वेल एंड अबव चल रहे थे। ऑलमोस्ट पैट भी इन्होंने 50% कर लिया था। अब तो ये जो H1 हो गया, ऑलमोस्ट 80% पैट इन्होंने अपने पूरे साल का जो लास्ट ईयर में किया था उसका अचीव कर लिया है। तो इसेंशियली अपने गाइडेंस के काफी ऊपर चल रहे हैं। तो ऐसे कंपनी जब अपना कॉन कॉल करती है, तो अब ये कॉन कॉल इसेंशियली एवरी अल्टरनेट क्वार्टर करते हैं, तो एवरी 6 मंथ दे आर डूइंग द कॉन कॉल। तो इंपॉर्टेंट ये होता है समझना कि अगर इतनी अच्छी ग्रोथ आ रही है तो दैट इज इंडिकेटिंग कि भाई डिमांड अच्छा है इनके प्रोडक्ट्स के लिए। तो इनके प्रोडक्ट्स के लिए अगर डिमांड अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, तो इसेंशियली इनको जरूरत होगा अपनी कैपेसिटीज को रैंप अप करना, राइट। मतलब क्वाइट नेचुरल थिंग। अभी प्रीवियस क्वार्टर में जब इनकी यूटिलाइजेशन की बात हुई, क्या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे, तो ऑलमोस्ट 65 के आसपास करंट इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था। अब इस क्वार्टर के कॉन कॉल में जो इन्होंने बोला, इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 80 to 85% पे चल रहा है। तो ऑलमोस्ट ऑन अ ब्रिम ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। मतलब इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं करते, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो 85-90% मैक्स होता है, पूरा 100% यूटिलाइजेशन कोई कंपनी नहीं कर पाती है। तो अगर ये लेवल पे अभी पहुंचे हैं, तो बहुत जरूरी है कि इसके आगे अगर ग्रोथ करना है, जो ग्रोथ का मोमेंटम लेके ये चल रहे हैं उसको कंटिन्यू करने के लिए कैपेक्स करना आगे जरूरी था। तो इनके इस क्वार्टर के जो डेवलपमेंट्स है ना, दे आर सो गुड। लाइक मतलब इन्होंने 3 डेवलपमेंट्स की बात की अपने इस ग्रोथ प्लान को आगे कंटिन्यू रखने के लिए। तो सी, इसमें से इंटेंशन पता चलता है, सी हंगर पता चलता है कि मैनेजमेंट कितना ग्रोथ हंगरी है। अब ये जो कंपनी है, मार्केट कैप हार्डली 8,000 करोड़ का है एंड दे हैव इमेंस पोटेंशियल टू ग्रो। अब ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है, इसमें इनके लिए काफी चीजें इनके फेवर में जा रही है, जिसका भी इनको बेनिफिट मिल रहा है। बट मोर इंपॉर्टेंटली डिमांड है। अगर वो डिमांड है तो इनको कैपेक्स करना जरूरी था, जो इनके कॉन कॉल में जो भी इन्होंने इनके क्वार्टर के जो हाइलाइट्स इन्होंने शेयर किए उसमें इनका मेंशन है। तो विल टॉक अबाउट ऑल दिस पॉइंट, नंबर को तो करेंगे कवर, एंड व्हाट लाइज अहेड फॉर द मनोरमा, ये सब पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो सी, अब इनके बिजनेस मॉडल को हमने मल्टीपल टाइम्स हिस्टोरिकली कवर किया है। इफ यू आर न्यू टू द कंपनी और न्यू टू माय चैनल, I'll share the link for any of the previous quarters and you can go through the details. पर शॉर्ट में अगर बताऊं तो ये मनोरमा इंडस्ट्रीज क्या करती है, बेसिकली ये कोको बटर इक्विवेलेंट बनाती है। अब कोको बटर तो हम सबको पता है, कोको जो फ्रूट होता है उसके सीड से कोको बटर निकलता है। एंड इसका फिर एप्लीकेशन मल्टीपल इंडस्ट्रीज में होता है, इंक्लूडिंग कन्फेक्शनरीज, चॉकलेट्स या फिर इवन कॉस्मेटिक्स। तो ये जगह पे कोको बटर यूज होता है। तो इसी कोको बटर का जो इक्विवेलेंट रिप्लेसमेंट है, ये कोको बटर इक्विवेलेंट जो होता है, ये मनोरमा इंडस्ट्रीज बनाती है। And again, it is sourced from different kinds of seeds like chia seeds, then mango seeds, then kokum seeds and sal seed, different kinds of seed. अब ये जो सीड्स होते हैं, इसका 60% जो प्रोक्योरमेंट होता है इंडिया से होता है। जो इंडिया में ट्रीज अवेलेबल है, यहाँ से ये सीड्स का प्रोक्योरमेंट करते हैं। 40% अफ्रीका से आता है। तो ये बेसिकली फिर उस सीड्स को डिफरेंट जो स्टेजेस ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, एक्सट्रैक्शन होता है, देन रिफाइनिंग होता है, इंटर एस्टिफिकेशन होता है, फ्रैक्शनेशन होता है, डिफरेंट स्टेजेस में से गुजारते हैं एंड एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है जो है CBE, कोको बटर इक्विवेलेंट। ये एक प्रोडक्ट है इनका, जो एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, मतलब हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। इसके अलावा स्टीयरिन करके एक प्रोडक्ट है। ये दोनों इनके मेजर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा कुछ और भी ऑयलिन वगैरह प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड देन कुछ बायो प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, बट एवरीथिंग इज रीयूजेबल। मतलब इसके लिए वैल्यू है कुछ हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स है, कुछ लो वैल्यू प्रोडक्ट्स है, बट एवरीथिंग नथिंग गेट्स वेस्ट इन द एंटायर प्रोसेस। इनके प्रोसेसेस आर वेल ऑप्टिमाइज, तो वेस्टेज कुछ नहीं होता है। जो भी फाइनल रेसिड्यू बचता है उसका देन जो एनिमल्स के लिए फीड वगैरह बनाने में उसका यूज होता है। तो ये इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है ना, दोनों सीबी और जो स्टीयरिंग है, इनके लिए काफी डिमांड अच्छा रहा है। और ये इनका मेजर क्रक्स है पूरे बिजनेस का। अगर इनके सीबी का और ये स्टीयरिंग का जो कंपोजिशन है रेवेन्यू में, ये पहले था वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का ऑलमोस्ट 30-40%। लास्ट ईयर में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 50 to 60% के रेंज में था। अब इसका जो प्रोडक्ट कंपोजिशन है पूरे रेवेन्यू में 70 to 75% पे पहुंचा है। और जैसे कोई भी कंपनी हो, किसी भी सेक्टर की हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो, अगर उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट उसके रेवेन्यू में बढ़ता है, बीट लाइक हमने पाइप कंपनीज की बात की थी, राइट, जो गैल्वेनाइज पाइप बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील पाइप बनाते हैं। अगर गैल्वेनाइज पाइप का अगर कंपोजिशन वीनस पाइप के लिए या फिर अपोलो पाइप के लिए बढ़ेगा, तो इसेंशियली वो उनके लिए अच्छा होता है, मार्जिन बेटर मिलता है। तो सिमिलरली, वेरी सिमिलरली फॉर मनोरमा, क्योंकि इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का कंपोजिशन बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, एक तो डिमांड है तो ग्रोथ भी आ रही है और इनकी मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। एक तो ऑलरेडी हाई यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं, तो जैसे आप हायर यूटिलाइजेशन पे करते हो तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिलता ही है,
बट क्योंकि इनकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन बढ़ रहा है, उसके हिसाब से भी इनकी मार्जिन को सपोर्ट मिल रहा है। तो सीबीई और जो ये स्टीयरिन है उसका ऑलमोस्ट जो कंट्रीब्यूशन है 70% टू 75% के बीच में है एज पर दी Q2 रिजल्ट। तो इनके लिए काफी कुछ अच्छा जा रहा है। अब ये सी इस मार्केट का जो ये सेगमेंट में ऑपरेट करती है कोको बटर इक्विवेलेंट बनाने के, ये सेगमेंट में कोई एज सच इंडिया में छोड़ो पूरे देश पूरे वर्ल्ड में कोई बड़े ऐसे प्लेयर्स नहीं है। इनका कहना है कि दे कम इनटू टॉप 3 टॉप 4 प्लेयर्स। कोई ऐसा स्पेसिफिक रिपोर्ट या कोई कंसल्टिंग फर्म नहीं है जो इस सेगमेंट में कुछ रिपोर्ट लिखती है तो आइडिया है कि भाई कितने टोटल ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं। बट दे आर वेरी मच इन द टॉप लीग बिकॉज ये सारे जो बड़े कन्फेक्शनरीज या फिर जो कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनीज है, नेम एनी कंपनी एंड ऑल दीज आर द क्लाइंट्स जो भी एफएमसीजी के बड़े प्लेयर्स हैं। इनके जो टॉप 3 क्लाइंट्स है इसमें नाम आता है नेस्ले का, फरेरो रोशर, मॉन्डेलेज एंड हर्शीज। ये सारे कंपनीज को ये अपने जो चॉकलेट या फिर कन्फेक्शनरी बनाने में सीबी की रिक्वायरमेंट होती है और मनोरमा उनको सप्लाई करती है। अब इनका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट में इनका ज्यादा डिपेंडेंस था, बट इस क्वार्टर के जो नंबर आए हैं इनका जो एक्सपोर्ट टू डोमेस्टिक का जो रेशो है वो आया है 58 टू 42। तो मतलब ये थोड़ा इवन आउट होते हुए दिख रहा है। तो इसेंशियली ये भी एक अच्छी बात है बिकॉज देयर इज ऑलवेज दैट एंटिसिपेशन कि अगर एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंस है और अगर एक्सपोर्ट मार्केट अच्छा नहीं करती तो मनोरमा के ग्रोथ का क्या होगा, राइट। मतलब नेचुरली अगर देख रहे हम जो भी तरह के रेस्ट्रिक्शन है यूएस में है और फिर अदर ज्योग्राफीज में अगर कंजम्पशन अगर इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है तो फिर मनोरमा का क्या बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन ये कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, डिफरेंट ज्योग्राफीज में जा रहे हैं। अपना जो सेल्स का टीम है इन्होंने डिफरेंट ज्योग्राफीज में उसको काम पे लगाया हुआ है और जिसका बेनिफिट इनको मिल भी रहा है। तो और इस बार तो डोमेस्टिक का ग्रोथ भी अच्छा रहा है जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट इवन आउट होते हुए 42 डोमेस्टिक एक्सपोर्ट 58 पे है। तो दीज थिंग्स आर गोइंग रियली वेल फॉर देम। अब जो हम बात कर रहे थे कि ये टॉप क्लाइंट्स को सप्लाई करते हैं एंड देन इट इज आल्सो गेटिंग कंज्यूम विद इन द डोमेस्टिक मार्केट एज वेल। सिर्फ इनके लिए जो एक बड़ा फिलिप ये रहा था कि जो गवर्नमेंट ने अब सीबीई का जो कंट्रीब्यूशन है किसी चॉकलेट या कन्फेक्शनरी बनाने में, ये गवर्नमेंट का एक रूल है कि भाई इतने परसेंटेज के ऊपर नहीं यूज कर सकते। अब जो डिफरेंट एक्सपोर्ट मार्केट से डिफरेंट कंट्रीज में अपने खुद के रेगुलेशन से जितना वो अलाउ करते हैं सीबी को अपने प्रोडक्ट में यूज करने का, वैसे इंडिया में भी रेगुलेशन तो एफएसएसआई ने ये 2-3% पे रखा था जो प्रीवियस कुछ आई थिंक 1-1.5 साल पहले 2 साल पहले ये रिवाइज करके 5% कर दिया था। तो बेसिकली अगर कोको बटर इक्विवेलेंट जो एक अल्टरनेटिव है कोको बटर के लिए और ये लोअर कॉस्ट पे अवेलेबल है और जिसका अगर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट एफएसएसआई बढ़ा दी है कि आप ज्यादा यूज कर सकते हो, तो नेचुरल सी बात है अगर कोई कंपनी को अगर लोअर प्राइस वाला ऑल्टरनेटिव मिल रहा है तो उसको अडॉप्ट करेगी। तो जिसकी वजह से इनको एक नेचुरली बेनिफिट भी मिला है कि इनके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। अब ये इनका प्रोजेक्शन तो है कि ये परसेंटेज आगे भी बढ़ेगा बट वील हैव टू वेट एंड सी वो कब बढ़ेगा। तो इसेंशियली ये सारे डेवलपमेंट्स ना इनके लिए वर्कआउट कर रहे हैं अच्छे से और करंटली इनके प्रोडक्ट के लिए काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड है इंक्लूडिंग डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट। अब इन्होंने वो भी जो पॉइंट है कि भाई अगर यूएस में टैरिफ लगे तो इनको कुछ प्रेशर पड़ा है क्या, तो इन्होंने काफी क्लियरली मेंशन किया कि यूएस का इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन हार्डली 2 to 3% का है और जो भी टैरिफ करंटली लगे इनका कोई भी मटेरियल इंपैक्ट इनके बिजनेस में अभी तक नहीं है। तो विच इज अगेन गुड। अभी अगर एक बार नंबर्स देख लेते हैं इनका रेवेन्यू जो ग्रोथ आया है इस क्वार्टर का 323 करोड़ जो 65% से बड़ा है। एबिटा इवन हायर, ऑपरेटिंग लेवरेज जैसे मैंने बोला इनको मिल रहा है 94% की ग्रोथ है। पैट इज ऑलमोस्ट डबल 105% का ग्रोथ है। मार्जिन से आ रहा है 27.1 400 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। पैट मार्जिन 17% जो भी 300 बेसिस पॉइंट से बड़े हैं। ये Q2 का स्टोरी है। H1 के नंबर देखेंगे तो वो भी बहुत बढ़िया है, 65% रेवेन्यू ग्रोथ, 130% एबिटा ग्रोथ, 160% पैट ग्रोथ। तो नंबर्स आर एब्सोल्युटली स्टनिंग। अभी इनका मार्जिन का गाइडेंस इस साल के लिए था 23 to 25% करना। 2 क्वार्टर्स हो गए और इनका मार्जिन 27% पे रहा है। तो इन्होंने जो भी गाइडेंस दिया था बीट रेवेन्यूज एबिटा पैट इसके काफी ऊपर ये करंटली चल रहे हैं। तो विच इज गुड। और इसकी वजह से एंटिसिपेशन था कि अपने नंबर्स को मैंने आई थिंक बोला भी था प्रीवियस क्वार्टर के एनालिसिस के बाद कि दे नीड टू रिवाइज दैट एंड इन्होंने अपनी गाइडेंस को रिवाइज किया है। अब ये बोल रहे हैं कि हम 1150 करोड़ का रेवेन्यू पूरे साल में करेंगे। तो ये अगर आप कंप्यूट करेंगे वर्सेस लास्ट ईयर तो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है दैट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 50%। तो 50% ग्रोथ इंजन इट इज अवेलेबल एट करंटली, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट जो करंट इसका पी चल रहा है वो 50 पे है। तो और अगर वो पैट को हम लोग जो फॉरवर्ड पैट है अगर उसको कंप्यूट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 40-45 के पी पे चल रहा है। एंड अगर पैट का ग्रोथ देखेंगे तो विच इज वेरी हायर। तो जिसकी वजह से इसका जो करंट वैल्यूएशन है इट इज वेरी ल्यूक्रेटिव। अब स्टॉक पिछले 3-4 मंथ्स में नहीं चला है बट अगेन एज वी हैव ऑलवेज सेड इन माय प्रीवियस वीडियोस एज वेल कि लुक फॉर बिजनेस परफॉर्मेंस। सी स्टॉक कभी चलेगा नहीं चलेगा इट्स नॉट इन आवर हैंड। वो जब भी उसका मार्केट सेंटिमेंट बेटर होगा वो अपना दौड़ लगाएगा। तो वी डोंट हैव टू रियली बॉदर अबाउट दैट। अगर स्टॉक का जो बिजनेस है उसका परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है तो दैट्स ऑल व्हाट वी नीड। वो कैचअप तो टाइम कभी भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अच्छी जा रही है, इनके लिए यूटिलाइजेशन बढ़ा है।
प्रोडक्ट मिक्स जो है वो बेटर हुआ है, जिसकी वजह से एंड ऑपरेटिंग लेवरेज को ही, जिसकी वजह से इनके मार्जिन आर इवन एलिवेटेड कंपेयर टू जो इनका गाइडेंस था। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स था इस क्वार्टर का वो था कि इनके जो सारे अदर डेवलपमेंट्स इन्होंने किए हैं, कैपेक्स वगैरह, वो सबकी बात कर लेते हैं। तो सी इनका यूटिलाइजेशन एज सेड ऑलमोस्ट हायर लेवल पे है, तो इनको एक्सपांड करना जरूरी था। अब इन्होंने 3 डेवलपमेंट्स की बात की है। पहला है कि इन्होंने जो लास्ट क्वार्टर में भी मेंशन किया था कि दे आर लुकिंग टू एक्वायर 20 एकर्स ऑफ लैंड, एंड जो इनके करंट जो रायपुर वाली फैसिलिटी उसके सराउंडिंग में ये फैसिलिटी ग्रीन फील्ड कैपेक्स करने के लिए और स्टोरेज यूनिट बनाने के लिए, बिकॉज ये सारे जो सीड्स को प्रोक्योर करते हैं ये टिपिकली जून जुलाई टू सितंबर अक्टूबर के 6 मंथ्स में एक्वायर करते हैं, तो उनको स्टोरेज करने के लिए फैसिलिटी इनको बनानी थी। वो फैसिलिटी के साथ ही, स्टोरेज यूनिट के साथ ही, उसी लैंड में ये ग्रीन फील्ड कैपेक्स करने वाले हैं। तो ये पहला डेवलपमेंट है। छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट है उसके साथ इन्होंने ऑलरेडी एमओयू साइन कर लिया है। तो बेसिकली इनका एक नया ग्रीनफील्ड कैपेक्स आने वाला है जो इनकी करंट फैसिलिटी के एकदम एडजेसेंट होगा। तो ये फर्स्ट डेवलपमेंट है। सेकेंड डेवलपमेंट है, इन्होंने साउथ अफ्रीका में, स्पेसिफिकली इन वेस्ट अफ्रीका, अपना नया सब्सिडरी खोला है। तो ऑलरेडी इनका 6 सब्सिडरीज था, अब इनका टोटल 8 सब्सिडरीज हो गया है, अफ्रीका प्लस लैटिन अमेरिका मिला के। तो ये अब अफ्रीका वाली जो वेस्ट अफ्रीका वाली सब्सिडरी है, यहाँ पे ये क्या करने वाले हैं, तो इसेंशियली इन्होंने नया कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग का, तो अब तक इनका अफ्रीका में सिर्फ सब्सिडी था, वो जो प्रोक्योरमेंट करना है सीड्स का उसके लिए यूटिलाइजेशन करते थे, बिकॉज इनका एक बड़ा नेटवर्क है, 80 lakhs जो ट्राइबल का नेटवर्क है इनका, और 18,000 सीड कलेक्शन सेंटर्स है। तो ये इनका अफ्रीका से, जो अफ्रीका में भी वो स्प्रेड आउट है, तो ये सब्सिडीज उसमें एक्चुअली इन्वॉल्व थी, बट अभी फर्स्ट टाइम इन्होंने अफ्रीका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का ये प्लान बनाया है। बर्किनो क्या नाम बताया, बुर्किना फासो। तो ये जगह पे ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने वाले हैं, और ये एक्चुअली बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। तो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें मल्टीपल स्टेजेस है, एज आई सेड एक्सट्रैक्शन है, रिफाइनिंग है, इंटर एस्टेरिफिकेशन है, देन फ्रैक्शनेशन है। तो ये एक्सट्रैक्शन वाला जो इनिशियल स्टेप है ये करने वाले ये साउथ अफ्रीका वाली फैसिलिटी में। तो इसलिए इन्होंने वो बर्किनो फासो जो जगह है वहां पे गवर्नमेंट के साथ एमओयू फाइनल कर दिया है, और ये एक्सट्रैक्शन की फैसिलिटी वहां पे लगाने वाले हैं। तो ये इनका एक बड़ा डेवलपमेंट है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इससे बेनिफिट ये है, किसी अब कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी जगह में हो, दे विल ऑलवेज वांट कि आप वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करें, राइट। आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं रॉ मटेरियल का, अगर वहां पे आप वैल्यू ऐड करते हो तो वहां पे और जॉब्स मिलते हैं। तो ये अच्छा है, जो स्टेप है इन वेल इन डायरेक्शन है, वहां पे जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होगा मनोरमा पे, एंड वहां पे लोगों को जॉब्स भी मिलेगा, और इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी होगा, जिससे इनका जो इन्वेंट्री हायर साइड पे होता है हमेशा से, क्योंकि ये टिपिकली 6 मंथ में इन्वेंट्री जो सीड्स होते हैं वो एक्वायर करते हैं, तो इन्वेंट्री पे बैठा रहता है। तो ये इन्वेंट्री जो डेज है वो कम होने वाले हैं, बिकॉज अब ये आधा प्रोसेसिंग तो वहां कर लेंगे, बाकी का जो रिफाइनिंग वगैरह है, फ्रैक्शनेशन है, वो इंडिया फैसिलिटी में करने वाले हैं। तो ये सेकेंड डेवलपमेंट है। थर्ड है, इनका डिमांड इनको दिख रहा था काफी स्ट्रांग है इन लैटिन अमेरिका। अब लैटिन अमेरिका में जाके नया फैसिलिटी बनाना, कैपेक्स करना, डिफरेंट तरह के अप्रूवल्स लेना, उसके बाद वो फैसिलिटी कभी स्टार्ट होगी, इसमें काफी टाइम चला जाता है। तो इन्होंने स्मार्टली एक डेकेल करके कंपनी है जिसके साथ पार्टनरशिप फॉर्म किया है। अब ये डेकेल का ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है वहां पे, और ये इन्होंने जो पार्टनरशिप किया है, तो ये रॉ मटेरियल का सोर्सिंग जो अपना साउथ अफ्रीकन रीजन है वहां से करके लैटिन अमेरिका ये की जो डेकेल फैसिलिटी है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं और लोकल रीजन को सप्लाई करने वाले हैं। नाउ सी दिस इज सच अ स्मार्ट मूव, बिकॉज आपका एक तो टाइम बच रहा है, कैपेक्स करने के लिए जो आपको अपफ्रंट पैसा लगना है वो भी उसकी जरूरत नहीं होगी, आपका तुरंत जो सप्लाई है वो इफिशिएंटली उस मार्केट में आप स्प्रेड हो जाओगे। तो आपका डिमांड और जो वॉल्यूम ग्रोथ है जो मनोरमा के लिए जरूरी है अपनी ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए, वो भी हासिल हो जाएगा। तो एक्चुअली ये तीनों जो स्टेप्स है ना मुझे बहुत पसंद आए। दीज आर रियली गुड थिंग दैट दे आर डूइंग टू सस्टेन द ग्रोथ मोमेंटम। बिकॉज सी अगर मैनेजमेंट कंप्लेसेंट हो जाता है या फिर ये एक्टिवली जो ये स्टेप्स ले रहे हैं अगर वो नहीं लेते हैं, तो क्या होगा, इनका जो ग्रोथ का पेस है वो घट जाएगा। और जैसे ग्रोथ का पेस घटता है मार्केट को पसंद नहीं आता है, हमने मल्टीपल टाइम्स इसकी बात की है। अगर वो कोई भी कंपनी हायर पी पे ऑपरेट कर रही है, मार्केट ने उसको वैल्यूएशन दिया है बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग एट अ हायर पेस ऑफ ग्रोथ, बट अगर वो पेस ऑफ ग्रोथ घटता है मार्केट को पसंद नहीं आता। तो ये सारी चीजें they are really in good all the steps are in that direction which are very good। तो ये सारी फैसिलिटी अब जो ये स्पेसिफिकली लैटिन अमेरिका की फैसिलिटी है ये नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा। जो करंट Q3 चल रहा है इसी में नवंबर में इनका फैसिलिटी जो है ये रेडी हो जाएगा, और यहाँ मतलब इनका सेटअप जो रेडी हो जाएगा और यहाँ से सप्लाई करके मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई स्टार्ट कर देंगे, तो विच इज गुड। तो ये इनके Q4 में, Q3 एंड होते होते और Q4 में इसका जो इम्पैक्ट है रेवेन्यूज में वॉल्यूम ग्रोथ में दिखेगा, तो विच विल हैव टू सी एंड ट्रैक। इवन जो इन्वेंट्री पे इम्पैक्ट आने वाला है हमको आगे चलते हुए कि इन्वेंट्री के नंबर कम आते हैं इन्वेंट्री डेज के, या हमें आगे क्वार्टर में ट्रैक करके पता चलेगा। एक और जो इन्होंने काम अनाउंस किया है जो ये करने वाले हैं, वो इनका जो करंट फैसिलिटी है वहां पे फ्रैक्शनेशन की जो कैपेसिटी है 40,000 मेट्रिक टन पे है,
उसको 52,000 करने वाले हैं। तो डी बॉटल लीकिंग काम करने वाले हैं। इसके लिए इनका जो प्लांट है कुछ दिनों के लिए शटडाउन होने वाला है इन दी मंथ ऑफ दिसंबर। तो ये हार्डली एक मंथ का कुछ दिनों का काम होने वाला है। दिसंबर में स्टार्ट होगा, दिसंबर में ही कंप्लीट होगा एंड ये Q4 ऑनवर्ड्स कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो इनका जो Q4 है ना, अब सी टिपिकली इनके लिए H2 वैसे ही स्ट्रांग होता है। H2 में ऑलमोस्ट 55 to 60% रेवेन्यू आता है, H1 में 40 to 45% का रेवेन्यू आता है। एंड गिवन ऑल दैट बैकड्रॉप, इन्होंने H1 में ऑलमोस्ट 65% का ग्रोथ दिखाया है। तो जस्ट इमेजिन what they could essentially do in H2. 1150 crore इन्होंने बोला है, but I still feel 50% growth is also a conservative guidance from their side, but we'll have to again see that. अब सी इनका अप्रोच हमेशा से ऐसे ही रहा है कि do a conservative promise and deliver more than what they already have done. So we'll have to track that. तो ये तीनों चारों जो चीजें की है, these are absolutely right in that direction, जो करना चाहिए किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अगर ये ग्रोथ को कंटिन्यू करना है। अब पैसा कहाँ से आएगा? तो ये पूरा जो कैपेक्स करना है, ग्रीनफील्ड प्लांट, ये डी बॉटल नेकिंग या फिर जो अफ्रीका में एक्सपेंशन है, इसके लिए इनको टोटल 450 करोड़ लगेगा, ऐसा इनका एस्टिमेशन है। अब ये फंडिंग कैसे करने वाले, इसका एग्जैक्ट प्लान नहीं दिया है, बट इनका कहना है मोर और लेस इट विल बी डन थ्रू इक्विटी प्लस डेट प्लस इंटरनल अप्रूवल। तो तीनों सोर्सेस को ये टैप करने वाले हैं एज पर द नीड। इंटरनल अप्रूवल से भी कुछ हद तक ये पूरा हो जाएगा, बट कुछ इक्विटी या डेट का कॉम्बिनेशन भी यूज करना पड़ेगा। तो ये डिटेल को ये अगले क्वार्टर में शेयर करने वाले हैं। अब इन्होंने अपने FY26 के नंबर को तो शेयर किया है, बट FY27 का गाइडेंस अभी तक नहीं दिया है। Obviously there were questions asked कि FY27 में क्या ग्रोथ होगा, what are the demand that you are anticipating, but currently उसका इन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दिया है, बिकॉज ये फैसिलिटीज ऑनबोर्ड जो आएगी, डी बॉटलनेकिंग होगा, इसका ये वेट कर रहे हैं। एंड देन जो डीकेएल वाला फैसिलिटी है वहां से भी जो वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, तो इसके बेसिस पे ये गाइडेंस देने वाले हैं एट द एंड ऑफ FY26। तो विल हैव टू वेट टिल दैट पॉइंट। अब जो एक और इंपॉर्टेंट हमेशा से क्वेश्चन होता है, वॉट एवर इज हैपनिंग विद द कोको बटर प्राइसेस। तो हमने अगर इफ यू रिकॉल, हमने प्रीवियस क्वार्टर के जब रिजल्ट्स की बात की थी, तो वी हैड टॉक्ड अबाउट कि जो कोको बटर के प्राइसेस है, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोको बटर इक्विवेलेंट, हम सीबी की बात नहीं कर रहे, जो बेसिक कोको बटर है उसकी बात कर रहे हैं, बिकॉज ये उसी का अल्टरनेटिव है। तो कोको बटर के जो प्राइसेस बढ़ते हैं, विच वाज द केस टिल Q1, तो वी नो कि कोको बटर प्राइसेस हैड गॉन अप थ्रू द रूफ। ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया था, आई थिंक 12-15,000 डॉलर पर टन का प्राइस पे पहुंच गए थे, विच इज वेरी एक्सपेंसिव एंड विच वाज नेवर सीन इन द पास्ट। अब वहां से इसके जो प्राइसेस है प्रीवियस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 25-30% नीचे आ गए हैं। सी अब इनके डिमांड को जो बूस्ट मिलता है उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि कोको बटर जो है ना वो अफोर्डेबल नहीं है। अगर वो इतना महंगा हो जाएगा तो जो भी कंपनी उसको यूज करती है उनके लिए तो वो वायबल नहीं है, राइट। तो इसलिए ऑल्टरनेटिव डिमांड बढ़ जाती है। तो देयर वाज ऑलवेज अ क्वेश्चन कि अगर अभी कोको बटर प्राइसेस अगर घट गए हैं तो इज देयर गोइंग टू बी एनी मटेरियल इंपैक्ट ऑन योर प्राइसिंग। तो ये क्या होने वाला है, तो सी अभी इन्होंने प्रीवियसली भी मेंशन किया है, अभी भी इन्होंने कॉल में सेम चीज एक्सप्लेन किया कि देयर इज नो एज सच रिलेशन बिटवीन कोको बटर प्राइसेस एंड कोको बटर इक्विवेलेंट प्राइसेस, बिकॉज कोको बटर इक्विवेलेंट के अपने खुद के प्रॉपर्टीज है जो रिक्वायर्ड है चॉकलेट कन्फेक्शनरी या फिर कॉस्मेटिक में। ये प्रोडक्ट को टेक्सचर देता है, उसको स्मूथनेस देता है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। तो ये सारा काम अगर सीबी कर रहा है तो वो उसकी जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्ट बनाने में अगर उसकी जरूरत है, तो देयर इज वेरी लेस चांस कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है अगेन दे विल गो टू कोको बटर एज वेल। मतलब इसका जो डिमांड है बेसिकली वो कंटिन्यू होने वाला है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो इसेंशियली दे डोंट सी एनी इम्पैक्ट ऑन देयर ग्रोथ और द प्राइसिंग। अब प्राइसिंग का एक्चुअली इनका कैसा होता है ना, इनका जो प्राइसिंग है वो फिक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है 1 साल का। तो 9 to 12 मंथ का इनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है, किसी भी नेस्ले हो गया, फेरेरो रोशर हो गया, मॉन्डेलिस हो गया, इनका 9 to 12 मंथ का जो मनोरमा के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, प्राइसिंग फिक्स होगा। तो पिछले 2 साल से इनका जो सीबी का प्राइस है इज बिटवीन $5,500 to $6,000। और इसका इम्पैक्ट अगर होने भी वाला है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब रिन्यूअल के लिए आएगा नेक्स्ट ईयर में, तब हमको पता चलेगा कि इज देयर गोइंग टू बी एनी अपवर्ड और डाउनवर्ड रिवीजन। तो करंटली तो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स तक देयर इज नो गोइंग टू बी एनी इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट तो इनका ऑलरेडी बन गया है। तो विल हैव टू सी दैट। तो इसेंशियली देयर इज नो एज सच इम्पैक्ट दैट दे फोरसी। इन्होंने जो भी गाइडेंस दिया है इनका कहना है CB demand and pricing is going to be stay in that range whatever currently it is, and there is no material impact on the demand of CB or the pricing of CB। तो ये सारी चीजें अच्छी जा रही है। अब इन्होंने कुछ जो पैरामीटर्स पे गाइडेंस दिया है, इनका कहना है कि हमारा करंटली वर्किंग कैपिटल डेज आई थिंक 91 डेज के आसपास है, बट दैट इज गोइंग टू फर्दर कम डाउन टू 75 डेज। तो ये इनका गाइडेंस है। रेवेन्यू की हमने बात कर ली 1150 करोड़, 23 to 25% एबिटा मार्जिन मेंटेन करना, ये इनका गाइडेंस है। FY27 का गाइडेंस अभी तक नहीं दिया है। डी बॉटलनेकिंग का जो काम है वो दिसंबर में स्टार्ट होकर पूरा हो जाएगा, Q4 में कंट्रीब्यूट करेगा। इवन जो डिकेल वाली फैसिलिटी पार्टनरशिप हुआ है वो भी Q4 में कंट्रीब्यूट करेगा। इसकी वजह से वॉल्यूम ग्रोथ ड्राइव होगा जो इनके ग्रोथ को आगे भी सस्टेन करने में हेल्प करेगा।
तो सारी चीजें, इनके नंबर्स तो अच्छे थे ही, डेवलपमेंट्स इन दी कॉन कॉल दैट वर डिस्कस्ड वर आल्सो एब्सोल्युटली रियली गुड, एंड देयर इज नो एज सच कंपटीशन। सी, ये इनके बिजनेस में एज सच कोई मतलब ना कोई एंट्री बैरियर नहीं है। अभी ये जो प्रोसेस करते हैं, जो भी सारे स्टेप्स है, एक्सट्रैक्शन है, देन फ्रैक्शनेशन है, इंटरस्टिफिकेशन है, रिफाइनिंग है, ये सारे काम, ये जो भी प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि भाई कोई एंट्री बैरियर है, ये कोई आके कंपनी कर भी सकता है। बट द पॉइंट इज कि जो इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाया है, 80 लाख ट्राइबल्स एंड मोर देन 18,000 सीड कलेक्शन सेंटर्स, क्या ये कंपनी कोई और आके बना सकती है इतने बड़े स्केल पे? बिकॉज अगर सीड का अगर आप सोर्सिंग नहीं करेगा, और ये शिया सीड तो अफ्रीका में ही अवेलेबल है, इंडिया में तो अवेलेबल ही नहीं है, तो अगर ये सारे प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं तो आपको सोर्सिंग करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना पड़ेगा, वो कैसे होगा? तो इसीलिए ना देयर इज ऑलवेज बिट ऑफ कंसर्न कि भाई क्या इनका डिमांड कंटिन्यू होगा, बिकॉज इतने हाई पेस से ग्रोथ कर रही है, एंड ऑलवेज देयर विल बी सम कंपनी दैट विल बी आइंग द मार्केट, क्या हम भी एंटर कर सकते हैं? तो वो होता है हमेशा, बट इनका जो स्ट्रॉन्ग मोट वही है कि इनका जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, सोर्सिंग का साइड पे जो इनका जो नेटवर्क डेवलप हुआ है, ये इनकी खास बात है। एंड विल सी अगर यहाँ पे कुछ आता है फ्यूचर में कंसर्न्स वगैरह, बट करंटली एज सच कोई रीजनिंग नहीं है टू बिलीव देयर इज गोइंग टू बी समथिंग नेगेटिव। तो numbers are good, commentary was absolutely good, and valuation wise it is even more lucrative given the growth ये जो currently दिखा रहा है। तो keep on your watch list, let me know if you have any queries, I'll address on the upcoming video. Thank you so much.